नमस्कार, मैं महेंद्र अमूले। हम MPPSC प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए YouTube की अपनी आज की सीरीज़ में जिन टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स यूनिट 7 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्लस यूनिट 9 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि साइंस एंड टेक में किस तरीके से हमें शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी के टॉपिक्स पर फोकस करें और पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं और उस पर फिर कुछ MCQs करते हुए हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात साइंस टेक में यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं अपने स्कूल लाइफ में या डेली रूटीन्स में, जो भी हम बेसिक साइंस जानते हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हम एप्लीकेशन के पार्ट में जब अनुप्रयोगात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसको हम दो भाग में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। पहला स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जिसमें हम सामरिक तकनीक नाम दे सकते हैं। दूसरा हम नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। MPPSC ने अपने प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यूनिट 7 में जो भी चीज़ें रखी हैं वो मैक्सिमम चीज़ें स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से हैं, और जो यूनिट 9 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें रखी हैं, यूनिट 9 में जो चीज़ें हैं वो नॉलेज टेक्नोलॉजी से हैं। और यही चीज़ मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में पेपर 3 के अंदर, जहाँ पे साइंस का रोल वेटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 3 से 4 यूनिट में कवर करने को या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी में जो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको कवर करेंगे। दूसरा एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है, इसको भी करंट अफेयर्स से जोड़ के देखेंगे। तीसरा हम कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की चीज़ें भी देखेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। इसके बाद हम अगर नॉलेज आधारित टेक्नोलॉजी पे बात करें तो हम टेलीकॉम से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी चीज़ें देख लेंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, कुछ बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें भी देख लेंगे। इसके अलावा हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को पूरा अच्छे से देखेंगे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को अच्छे से देखेंगे। इसके बाद हम नैनो टेक्नोलॉजी को भी देख लेंगे थोड़ा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी देख लेंगे क्योंकि आपके जो कृषि उत्पाद तकनीक वाला टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, और जो फूड प्रोसेसिंग वाला टॉपिक है वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। तो कुछ एक स्ट्रेटेजिक रणनीति के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारी शुरुआत हम स्पेस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से कर रहे हैं। अगर आप MPPSC के यूनिट 7 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पहला पॉइंट दिया है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, उसे हम कवर करेंगे। दूसरा दिया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान, संगठन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणाली। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो प्रिलिमिनरी में है वो न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिएंट, पोषण से रिलेटेड है। इसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, इनको देखेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हेल्थ पॉलिसी और प्रोग्राम, इसको भी करंट सिनेरियो से जोड़कर देखेंगे। साथ ही एक अंतिम हेडिंग है इसमें यूनिट 7 में, पॉल्यूशन एंड नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं इस समय डिजास्टर या क्राइसिस का ही समय चल रहा है, तो यहाँ से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को भी हम करंट अफेयर्स और करंट सिनेरियो और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के कंडक्ट में देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पे हमारे समझने के लिए है, हम सीधे टू द पॉइंट टॉपिक वाइज बात करेंगे। बेसिक, कोर, अप्लाइड, करंट और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हम मुख्य परीक्षा के बैच में बहुत इत्मीनान से देखेंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो अभी प्रारंभिक परीक्षा की जो परीक्षा होनी है प्रस्तावित जुलाई में, उसको लेकर के हमने चर्चा यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे डिफेंस, न्यूक्लियर और स्पेस। इसमें हमारे पाठ्यक्रम में क्योंकि डायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी से बात करी गई है, तो हम सबसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ रखेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लें स्पेस टेक्नोलॉजी में
कि जो आपकी पृथ्वी है, अर्थ है आपका, इससे लगभग 400 किलोमीटर की रेंज पर, 400 किलोमीटर की रेंज पर, 400 किलोमीटर की रेंज पर, यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक प्रकार से ये जो है ये आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये वाला इलाका जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड है। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी वाला ये इनर स्पेस वाला पार्ट है, और ये इनर स्पेस वाला पार्ट है, ये एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है ना, ये अंतरिक्ष वाला इलाका है, और ये बेसिकली सिक्योरिटी रॉकेट्स से रिलेटेड है ना। यहाँ पर ये जो है ये सिक्योरिटी रॉकेट्स से रिलेटेड है, ये 400 किलोमीटर की दूरी वाला क्षेत्र। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे 400 किलोमीटर के ऊपर वाला एरिया, ये आउटर स्पेस है, स्पेस ऑफ अर्थ है ना। ये जो है 400 किलोमीटर के ऊपर वाला एरिया, ये 400 किलोमीटर पृथ्वी है आपके यहाँ पर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ये जो है इनर स्पेस है, और ये वाला जो 400 किलोमीटर के ऊपर वाला पार्ट है ये आपका इनर स्पेस हो गया, ये आपका इनर स्पेस हो गया, और ये 400 किलोमीटर के ऊपर वाला जो हो गया वो आपका आउटर स्पेस हो गया, वो आपका आउटर स्पेस हो गया। और यहाँ से हम जो है ये सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं, यहाँ से हम लोग जो हैं वो सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं, यहाँ से हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ते हैं। तो ये हो गई बात। अब जो है इम्पोर्टेंट बात, अगर हम देखेंगे सबसे ऊपर, तो ये सबसे ऊपर जो है अगर हम दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष देखें, डीप स्पेस देखें, ऊपर जाकर देखें डीप स्पेस, और अगर हम ऊपर जाके देखें तो ये वाला जो इलाका है सबसे ऊपर है ना, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आए। जो सबसे ऊपर वाला इलाका है ये वाला जो है ये डीप स्पेस वाला पार्ट है, ये वाला जो स्पेस वाला पार्ट है ये डीप स्पेस वाला पार्ट है, ये डीप स्पेस वाला पार्ट है, और दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष है, दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष है, और इसको हम जो है ये स्पेस प्रोब के नाम से जानते हैं, स्पेस प्रोब के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला इलाका। अगर हम भारत में देखें तो अलग अलग भारत के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका रोल इन क्षेत्रों की खोज में या रिसर्च R&D में रहा है। अगर हम देखें इनर स्पेस में सबसे ज़्यादा भारत में अगर रॉकेट के क्षेत्र में किसी ने काम किया तो विक्रम साराभाई थे, है ना। विक्रम साराभाई का जो नाम है वो इनर स्पेस की स्टडी के लिए जाना जाता है, और भारत में उन्होंने रॉकेट साइंस को जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। उसी तरीके से आउटर स्पेस की स्टडी के लिए जो नाम भारत में विख्यात है वो है सतीश चंद्र जी का सतीश धवन सेंटर जो इनके नाम पर बना हुआ है ना। ये सैटेलाइट मैन के नाम से जाना जाते हैं, जैसे विक्रम साराभाई को रॉकेट मैन कहा जाता है, वैसे इन्हीं को जो है वो सैटेलाइट मैन कहा जाता है, इनको सैटेलाइट मैन कहा जाता है। अब स्पेस प्रोब की अगर हम बात करें दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष, तो भारत में इस क्षेत्र में काम करने का श्रेय जाता है माधवन नायर जी को, माधवन नायर जी को जाता है डीप स्पेस के बारे में स्टडी करने का। तो मैंने जो अब तक की बात में आपको यहाँ पे डिस्कशन किया वो बड़ा सिंपल सा किया कि भाई ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर वाला जो क्षेत्र है, एरिया, वो इनर स्पेस है, और ये विक्रम साराभाई को इसका क्षेत्र पे रिसर्च करने का श्रेय भारत में जाता है। 400 किलोमीटर के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो सैटेलाइट से रिलेटेड है, और इसका श्रेय जाता है सतीश धवन जी को, जिनको हम लोग सैटेलाइट मैन भी कहते हैं, और स्पेस प्रोब या डीप स्पेस वाला जो इलाका है उसके स्टडी का श्रेय जाता है माधवन नायर जी को। तो हमने संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया कि कुल मिलाकर वह तकनीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जिसके अंतर्गत इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस को मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन जहां बनाया जाता है उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में बहुत ही सिंपल मैनर में दिया हुआ है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उपग्रह प्रणाली। तो हमने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ बताई वो ये बताई कि वह तकनीक जिसमें इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस को मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन बनाया जाता है उसे स्पेस टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस का यूज़ करके मनुष्य की जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, है ना, आपके वर्तमान में जो आप इंटरनेट
का प्रयोग कर रहे हैं। ये तब तमाम प्रकार की संचार की चीज़ें, साथ ही परिवहन, बैंकिंग, लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ तक कि डिफेंस और सिक्योरिटी की ज़रूरतों को भी पूरा करना संभव हो पाया है। यही कारण है कि हमारे यहाँ आजकल स्पेस टेक्नोलॉजी पे एक रिसर्च भी चल रहा है और प्रीलिम्स में निश्चित तौर पर यूनिट 7 में अगर यहाँ पर एक हेडिंग या पॉइंट बनाया गया है तो निस्संदेह यहाँ से स्पेस टेक्नोलॉजी से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनर स्पेस की। तो हम जो इनर स्पेस को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम इनर स्पेस, आउटर स्पेस और डीप स्पेस, ये तीनों पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनर स्पेस, इसके बाद आउटर स्पेस, इसके बाद डीप स्पेस, क्योंकि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से बेस्ड है ये तीनों चीज़ों पर। इनर स्पेस जो है बेसिकली पृथ्वी के ऊपर 0 से 400 किलोमीटर का वह क्षेत्र है या वह एरिया है जहां माध्यम पाया जाता है। और यहां पे जो भी माध्यम पाया जाता है ये बेसिकली गैसीय माध्यम होता है। ये बेसिकली गैसीय माध्यम होता है, यहां पर गैसेस पाई जाती हैं और ये बेसिकली गैसीय माध्यम होता है। और इसमें इसे इनर स्पेस कहते हैं। और इसमें जो भी हम अभियान भेजते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उन अभियानों को हम बेसिकली साउंडिंग रॉकेट के नाम से जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं साहब? साउंडिंग रॉकेट। और मैंने अभी आपको बताया कि भारत में रॉकेट मैन, जो फादर ऑफ इनर स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में रॉकेट टेक्नोलॉजी को लाने वाले व्यक्ति वो थे। भारत में जब आपके स्पेस पॉलिसी 1972 में बनी थी तो उसको 2 आधार पे बनाया गया था, एक रॉकेट पर बेस्ड, दूसरी सैटेलाइट पर बेस्ड। और इस रॉकेट पर बेस्ड टेक्नोलॉजी के जो जनक थे वो विक्रम साराभाई थे और सैटेलाइट पर बेस्ड जो टेक्नोलॉजी थी उसके जनक जो थे वो सतीश धवन थे। तो हमने यहाँ पर आपको साउंडिंग रॉकेट के बारे में बताया और फादर ऑफ इनर स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बोलते हैं ना मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, एपीजे कलाम को, तो पूछ ले रॉकेट मैन किसे कहा जाता है ना? विक्रम साराभाई को बोला जाता है। और अभी वुमेन्स में जो है वो रितु करिधल श्रीवास्तव, इनका नाम याद रखेंगे, रितु करिधल श्रीवास्तव, इनको वुमेन रॉकेट कहा जाता है ना? रितु करिधल श्रीवास्तव, है ना? रितु करिधल श्रीवास्तव, रितु करिधल श्रीवास्तव, आप नाम याद रखेंगे। ये रॉकेट वुमेन है भारत की, रितु करिधल श्रीवास्तव, और रॉकेट मैन जो है विक्रम साराभाई। उसी तरीके से सैटेलाइट मैन भारत में कौन है? तो मैंने आपको भी बताया कि सतीश धवन है। और वुमेन में जो है वो टी के अनुराधा है ना? ये भी आप याद रखिएगा। सैटेलाइट मैन कौन है? सैटेलाइट मैन है आपके सतीश धवन। और जो टी अनुराधा है, टी अनुराधा जो है वो, टी के अनुराधा जो है वो बेसिकली सैटेलाइट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं आउटर स्पेस के बारे में कि भाई आउटर स्पेस में क्या है। अच्छा, एक और याद रखेंगे, डीप स्पेस के लिए भारत में कौन स्टडी कर रहा है इस समय, है ना? नंदिनी हरिनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखें, चर्चा में रहा काफ़ी दिन, है ना? नंदिनी हरिनाथ, ये जो है इनको भारत में जो है वो डीप स्पेस के लिए जाना जाता है। और अभी भारत ने जो आउटर स्पेस ट्रीटी है जो 1967 में हुई थी, उसमें हाल ही में 2021 में हस्ताक्षर भी किए, इसलिए डीप स्पेस से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये नंदिनी हरिनाथ का नाम आप ज़रूर याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ, अभी तक की चर्चा में मैंने जो बेसिक बातें बताई आपको स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है भारत की, वो कुछ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। उसी तरीके से कुछ नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम्स टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी,
और आप अगर MPPSC के पाठ्यक्रम को देखें, चाहे प्रीलिम्स का या मेंस का, UPSC के पाठ्यक्रम को देखें, आप किसी अन्य राज्य लोक सेवा की परीक्षा या अन्य प्रतियोगी वनडे परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखें, तो आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हमारे जो लेक्चर्स हैं ये सबके लिए फ़ायदेमंद हैं, इनको आप ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन लेके नोट करेंगे, मन लगा के चिंतन के साथ ध्यान लगा कर लिखेंगे, सुनेंगे, सुना हुआ लिखा हुआ उसको स्मरण करेंगे, तो आपके बहुत काम आएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप करके देखिएगा और करके देखने के बाद, एक्शन लेने के बाद आप बताइएगा कि आपने उसमें कहाँ तक महारत हासिल करी। अब इम्पोर्टेंट ये है कि भाई जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमने बेसिक बताया कि भाई अर्थ के 0 से 400 किलोमीटर वाला जो इंडिया है वो इनर स्पेस है, 400 किलोमीटर के ऊपर वाला जो है वो आउटर स्पेस है, और जो दूसरे ग्रह पे जाकर के हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं वो डीप स्पेस है। हमने अलग अलग लोगों के नाम बताए कि उस क्षेत्र में कौन कौन लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले बताया आपको कि जो इनर स्पेस है उसमें विक्रम साराभाई को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। रॉकेट वुमेन रितु करिधल श्रीवास्तव इसके लिए फेमस है। आउटर स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट मैन सतीश धवन को कहा जाता है, जबकि वुमेन जो सैटेलाइट हैं वो TK अनुराधा बहुत फेमस हैं। और डीप स्पेस में अभी एक ही नाम है हमारे पास, नंदिनी हरिनाथ का, जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो हमने यहाँ पर इनर स्पेस पर डिटेल चर्चा करी। आउटर स्पेस पे हम कुछ बातें और करेंगे। पृथ्वी के ऊपर का जो क्षेत्र है 400 से 4000 किलोमीटर का, उसको हम आउटर स्पेस कहते हैं। यहाँ से हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं, और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में भेजे जाते हैं, है ना। यहाँ पे ऑर्बिट्स भी 3 तरीके के होते हैं, तो वो 3 तरीके के ऑर्बिट्स को देखेंगे। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, ये 400 से 2000 किलोमीटर होता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट ये होता है 400 से लेकर के 2000 किलोमीटर। अगर हम किसी भी सैटेलाइट को भेजते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो 400 से 2000 किलोमीटर पे, निम्न भूकक्षा के नाम से जाना जाता है। ये होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये 2000 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, और इसकी जो रेंज है वो 36,000 किलोमीटर तक के ये जाती है, मध्यम वाली। और जो तीसरी है वो हाई अर्थ ऑर्बिट है, ये 36,000 से 40,000, उच्च जो हायर अर्थ ऑर्बिट है ये 36,000 से लेकर के जो है वो 40,000 के आसपास होती है। तो आउटर स्पेस में तीनों चीज़ें हैं, आपको देख लेनी है। और इसके अलावा जो आपको एक चीज़ और समझनी है कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, यहाँ पर जो है इसको सूर्य स्थिर ऑर्बिट भी कहते हैं, और जो मीडियम वाला है उसको भूतुल्यकारी भी कहते हैं। भूतुल्यकारी, है ना, सूर्य स्थिर, पहले वाले को सूर्य स्थिर कहते हैं हिंदी में, सेकंड वाले को बोलते हैं भूतुल्यकारी, और थर्ड वाला जो है वो भू स्थिर उपग्रह यहाँ से छोड़े जाते हैं। और ये सतीश धवन जी का नाम भारत में सैटेलाइट मैन के तौर पे जाना जाता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं हम डीप स्पेस की। तो साहब डीप स्पेस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत में पुरुष में काम किया माधवन नायर जी ने, उनको जो है डीप स्पेस का फादर कहा जाता है। और महिलाओं में अभी नंदिनी हरिनाथ हैं जिन्होंने डीप स्पेस के क्षेत्र में काम किया। तो जब हम दूसरे ग्रह में या उपग्रह में हम अंतरिक्ष को जो है वो डीप स्पेस के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पे हम जो भी मिशन भेजते हैं उनको हम स्पेस प्रोब कहते हैं। जैसे हमने डीप स्पेस में चंद्रयान 1 भेजा था, और ये जो चंद्रयान 1 था हमारा, ये डीप स्पेस में गया था 22 अक्टूबर 2008 को। उसमें माधवन नायर जी का बहुत बड़ा योगदान था चंद्रयान 1 को भिजवाने में। चंद्रयान 2 हमारा भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं कि इसकी सफलता 95% सफल था। अंतिम कुछ क्षणों में ये वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था। 95% सक्सेस इसको इसरो मानता है। तो ये 22 जुलाई 2019 को जो है ये चंद्रयान 2 छोड़ा गया था। इसी तरीके से हमने मिशन फॉर मार्स, जो मंगलयान 1 भेजा था, मिशन फॉर मार्स, ये हमने भेजा था 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को हमने भेजा था। और आने वाले समय में हमारी योजना जो है वो चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 भेजने की भी है, जो हम क्रमशः 2022, 23 और 24 में भेजेंगे। इस पूरे चंद्रयान 3, 4, 5 का नाम हमने रखा है वो स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट रखा है। और ये स्मार्ट एनवी प्रोजेक्ट पे इस समय जो है कानपुर IIT के अंदर एक सुष्मित सेन करके व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में काम भी चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, और ये भी प्रोसेस में। इसके अलावा आने वाले समय में मंगलयान का जो सेकेंड पार्ट है, मिशन मंगलयान 2, वो भेजा जाना है। शुक्रयान भेजने की भी तैयारी है भारत की।
और भी ऐसे कई अभियान हैं जो डीप स्पेस के तौर पर भेजे जाने हैं। भारत में डीप स्पेस कार्यक्रम का जो जनक है वो पुरुषों में माधवन नायर को माना जाता है, महिलाओं में मैं 3 या 4 बार बता चुका हूँ, नंदनी हरिनाथ का जो नाम है वो इस क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय है, बहुत फेमस है। अब साहब हम जो बातें कर रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम चर्चा जो करेंगे वो विक्रम साराभाई पे करेंगे, है ना। विक्रम साराभाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और विक्रम साराभाई के बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भारत में इनको रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली 1916 में 1916 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो वर्किंग थी वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, है ना, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में थी। और ये फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वहाँ पर इन्होंने अपनी वर्किंग करी। बेसिकली 1947 में फिजिकल जो रिसर्च लेबोरेटरी है ये बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है अहमदाबाद में है। और जब ये यहाँ पर वर्किंग कर रहे थे तो 1957 में इन्होंने स्पुतनिक 1, है ना, स्पुतनिक 1, अभी स्पुतनिक 5 भी चर्चा में है ना, वो आपका वैक्सीन है, वो वैक्सीन है, वो रशिया का वैक्सीन है, वो स्पुतनिक 5। अभी किसी एग्जाम में पूछा भी था कि स्पुतनिक 5 क्या है, वो वैक्सीन है भाई, है ना। वो अभी इंडिया में जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनके लिए लगने के लिए रशिया से मंगाई गई है, रशिया वालों ने भेजी है, वो स्पुतनिक 5 है। तो ये स्पुतनिक 1 छोड़ा गया 1957 में यूएसएसआर के द्वारा और यूएसएसआर ने जो है उस समय ये स्पुतनिक 1 को छोड़ा। इसके बाद एक इंकोस्पार करके इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, है ना, इंकोस्पार, है ना, इंकोस्पार इसका फुल फॉर्म था, इंकोस्पार पूरा फुल फॉर्म था इसका, आप इसको लिख लेंगे पूरा फुल फॉर्म को, इंकोस्पार, हाँ, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक संस्था थी। तो ये इंकोस्पार जो था इसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई जी और विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बंगलुरु में है और जो के सिवान है वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। और इसके इसरो के जो पहले चेयरमैन थे 1969 से लेकर के 1971 तक वो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, है ना। और 2019 में इसरो के स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं, 1969 से 2019 इम्पोर्टेंट है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अगर शुरुआत देखी जाए तो स्पुतनिक 1 के माध्यम से सबसे पहले हुई और स्पुतनिक 1 उपग्रह की प्रेरणा से ही भारत ने अंतरिक्ष की शुरुआत की और ये स्पुतनिक 1 से स्पुतनिक 5 तक की यात्रा है। अभी हम वैक्सीन मंगा रहे हैं स्पुतनिक 5 नाम से, ठीक है। तो दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह था स्पुतनिक 5, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्पुतनिक 1 जो है ये दुनिया का पहला मानव निर्मित उपग्रह था, है ना, द फर्स्ट मानव निर्मित उपग्रह, पूरी दुनिया का मानव निर्मित उपग्रह था। ये सैटेलाइट था पूरी दुनिया का जो यूएसएसआर ने बनाया था और ये इंकोस्पार का गठन हुआ था और इसी की रिकमेंडेशन पर इसरो बना था। बाद में इसरो के नए नए अध्यक्ष बनते गए, बहुत सारे बने। जैसे अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहें तो आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे 69 में जब ये बना इसरो तो 1969 में विक्रम साराभाई इसके चेयरमैन थे, वो 71 तक रहे और 71 के बाद 72 में जो थे वो प्रोफेसर सतीश धवन जी वो रहे और वो काफ़ी लंबे समय तक रहे, मैक्सिमम टाइम वो रहे, लगभग 1984 तक उन्होंने इसरो में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद 84 से 94 के बीच में डॉक्टर यूआर राव साहब जो है वो इसरो के चेयरमैन रहे। इसके बाद कस्तूरी रंगन जी आए 94 से लेकर के 2003 तक। इसके बाद माधवन नायर जी आए जो डीप स्पेस टेक्नोलॉजी के फादर के तौर पे जाने गए। माधवन नायर जी 2003 से 2009 तक रहे। इसके बाद के राधाकृष्णन जी आए 2009 से 2014 तक। उसके बाद डॉक्टर किरण कुमार साहब आए 2014 से 2018 तक और अभी जो है वो 8 नंबर के इसरो के चेयरमैन है मिस्टर के सिवान। चंद्रयान 2 के समय मोदी जी के कंधे पर गला रखकर रोने की वजह से पूरे देश में वो फेमस भी हुए थे उस समय और काफ़ी नीचे तबके से ऊपर उठकर आए हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। चंद्रयान 2 को की असफलता जब पूरी तरीके से सफलता में नहीं बदली तो वो काफ़ी दुखी हुए थे, परेशान हुए थे। खैर, तो ये डॉक्टर के सिवान जो हैं ये 2018 से वर्तमान तक हैं और
बीच में एक शैलेश नायक जो थे उनको 12-13 दिन के लिए इसरो की जिम्मेदारी दी गई थी 2014 में। वो एक IAS ऑफिसर थे, तो वो कार्यवाहक के तौर पे रहे थे। कभी पूछ सकता है शैलेश नायक का संबंध रहा है क्या इसरो से? हाँ, रहा है। 2014 में वो कुछ 12-13 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए वो रहे। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसरो को डिटेल में पढ़ें। इसरो कब बना, कैसे बना, है ना। और 1969 से 2019 में इसके 50 साल पूरे हो रहे। पहले चेयरमैन इसके कौन थे? विक्रम साराभाई थे। अभी 8th नंबर पर कौन है? तो अभी 8th नंबर पर के सिवान है ना। और बीच बीच में कौन रहे। अब हम कुछ सैटेलाइट्स देखते हैं किस किस ईयर में कौन सा छोड़ा गया। जैसे स्पुतनिक 1 ये 57 में छोड़ा गया, मैंने आपको बताया। स्पुतनिक 1 57 में छोड़ा गया। इंको स्पार ये 62 में छोड़ा गया। इंको स्पार ये भी सैटेलाइट था, है ना, याद रखेंगे। ये संस्था थी। बाद में फिर जो है इसी संस्था की सिफारिश पर जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग को लेकर इसरो वगैरह बना। 69 में इसरो बना, है ना। बाद में फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 72 में बना, है ना। फिर बाद में स्पेस कमीशन बना 72 में। नेशनल स्पेस पॉलिसी आई 72 में। और ये पूरा का पूरा समय जो है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर रहा। और इसके बाद बहुत सारे विभाग भी बने, बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ PM किस किस के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं उनको भी आप यहाँ समझ लीजिए। कौन कौन से साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड संस्थाएं जिनके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है जो 1954 में बनी थी, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक के लिए काम करता है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो 1954 में बनी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये 1972 में बना, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। इसके अलावा एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसके भी चेयरमैन होते हैं। प्रधानमंत्री के पास बहुत काम होते हैं भाई। प्रधानमंत्री ये सारी संस्थाओं के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री का काम है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लिए समय देना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए, है ना। 86 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना। इसके बाद जो आपके न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो 2003 में बनी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी 2003 में बनी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी इसके भी हेड होते हैं प्रधानमंत्री, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इसके बाद जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम पढ़ेंगे डिजास्टर वाले टॉपिक में। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है 2005 में बनी, इसके भी प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद जो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल 2007 में बनी, इसके भी चेयरमैन होते हैं, है ना। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड काउंसिल इसके भी चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी के पास भाई बहुत सारे काम होते हैं, है ना। एक काम नहीं होता उनका, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं और ये बहुत सारे कार्यों को वो करते हैं। उनका समय काफ़ी बिजी होता है। तो हमारे यहाँ पे जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये बेसिकली 3 चरणों में काम करता है। जो पहला चरण है वो है फेज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। पहली फेज में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने संस्थागत विकास का चरण के तौर पे काम किया जहां पर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड जो फेज था वो टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल ट्रेनिंग से रिलेटेड था या टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड था, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। और जो थर्ड फेज था वो टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन का था। थर्ड फेज जो था वो स्पेसिफिकेशन का था, हम उसको देखेंगे इत्मीनान से, है ना। तो पहला जो था वो संस्थागत डेवलपमेंट का था। यहाँ बहुत सारी संस्थाएं बनी, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना। तो पहले चरण में जो है वो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। फिर सेकेंड में जो है टेक्निकल मेजरमेंट्स और ब्रॉडकास्टिंग पे काम किया गया। जो थर्ड था वो स्पेसिफिकेशन पे काम किया गया। बहुत सारी संस्थाएं बनी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो है इसरो बना। सबसे पहले इसरो बना 1969 में। सबसे पहले इसरो बना 1969 में, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो है ये NRSA बना, है ना। ये हैदराबाद में है NRSA, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। तो सारी संस्थाओं को हम देखेंगे इत्मीनान से। सबसे पहले हम इसरो के बारे में बात कर रहे हैं और इसरो के बारे में बात करने के बाद फिर हम एक एक संस्था को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसरो को देखते हैं, है ना। तो इसरो के बारे में देखते हैं कि इसरो क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है वो 1969 में बना और भारत में
जितने भी अंतरिक्ष के कार्य हैं, उनका प्रबंधन है, उनका प्रशासन है और उसको करने वाली एक मुख्य संरचना है। दुनिया की शीर्ष संस्था है। इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। जैसे अमेरिका में नासा है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी, जो 1958 में बनी और उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है ना, कैप कैनेडी में, फ्लोरिडा में। वैसे ही भारत में जो इसरो है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु में है। ऐसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसको 22 देशों ने यूरोप के मिलकर बनाया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि 1975 में बनी। और 1975 में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी बनी वो यूरोप के 22 देशों ने मिलकर बनाई है। वैसे ही भारत में ये इसरो संस्था महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। तो इसरो की ये इसका जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो लॉन्चिंग सेंटर है, बेसिकली वो एजेंसी बेसिकली पेरिस में है, परंतु उसकी जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कोरू में है। और वहाँ से जो है लॉन्चिंग सेंटर से जो है ये चीज़ें जो हैं हैंडल की जाती हैं। तो हम यहाँ पर इसरो की कुछ कमर्शियल यूनिट्स पे चर्चा करेंगे, कुछ बेसिक बातों पे चर्चा करेंगे, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लगभग हम हर हेडिंग पे मिला के 10 वीडियो बना देंगे, आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी, है ना। वैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी 4-5 वीडियो बना देंगे। कुछ वीडियो पहले से भी हमारे यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं उनको। तो जो इसरो है साहब, इसकी 2 कमर्शियल यूनिट्स हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है 1969 में, इसकी 2 कमर्शियल यूनिट्स। जो पहली कमर्शियल यूनिट है वो है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी डील भी हुई थी, चर्चा में थी। ये 1992 में बनी थी बेसिकली, और ये एक मिनी रत्न है। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1992 में बनी थी और ये बेसिकली एक मिनी रत्न है। ये इसरो की एक कमर्शियल यूनिट है, वाणिज्यिक संस्था। दूसरा है न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड। ये अभी वर्ष 2019 में न्यू स्पेस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड बनी 6 मार्च को, हाँ एग्जैक्टली 6 मार्च 2019 को बनी, और इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में हो सकता है, पूछ लीजिए, है ना। न्यू स्पेस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड कब बनी, ये क्या है, तो ये 6 मार्च 2019 को बनी, बेंगलुरु में बनी। इसरो की एक वाणिज्यिक संस्था के तौर पर ये काम करती है। हम थोड़ी सी चर्चा एंट्रिक्स पे कर लें। एंट्रिक्स क्या है? ये इसरो की फर्स्ट कमर्शियल यूनिट है जिसको मिनी रत्न का दर्जा भी हासिल है। इसरो की क्षमताओं की जितनी भी मार्केटिंग या विपणन का काम करना होता है वो यही करता है। साथ ही मुख्य लॉन्चिंग या प्रक्षेपण सुविधा दूसरे देशों को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी है वो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। ये एंट्रिक्स देवास डील के समय माधवन नायर विवादों में रहे थे और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की भूमिका पर कुछ सवाल उठे थे, मीडिया में चर्चा थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हालांकि पुरानी चीज़ है लेकिन अभी फिर से चर्चा में है। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आप देख लेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड है NSTL, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड, न्यू स्पेस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड, ये भी जो है बिल्कुल एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, तो ये 6 मार्च 2019 को बना। ये भी एक कमर्शियल यूनिट है इसरो की और इसका भी वही काम है। तरीका ये है कि ये निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में। कुल मिला के इसरो का भी निजीकरण कर दिया सरकार ने। तो ये एक प्रकार की वाणिज्यिक संस्था 2019 में बनी और भारत में निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष की हम गतिविधियों को, एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं और उसके लिए कार्य करता है। और अंतरिक्ष में हर प्रकार की ये सुविधा उपलब्ध कराएगी ये संस्था। ऑर्डर पर उपग्रह बना देगी, है ना, पुनः उनका प्रक्षेपण कर देगी, प्रक्षेपण के बाद की भी सेवाएं देगी, जो आप चाहते हैं इस प्रकार की सुविधाएं देंगी। अभी हाल ही में एक 27 नवंबर 2019 को इसने कुछ 13 सैटेलाइट भी छोड़े हैं और ये इसकी पहली डील है। इसके अलावा अभी एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जा रहा है इसके द्वारा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किया जा रहा है इसके द्वारा, प्रोसेस में है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो 0 से 500 ग्राम का उपग्रह को ऊपर एक प्रकार का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल रॉकेट तैयार कर रही है ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये एक रॉकेट है और ये 0 से 500 ग्राम तक के किलोग्राम तक के उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित करने का काम करेगी। अब सब संस्थाएं तो बहुत हैं, हम जितनी संस्थाएं पढ़ना चाहें उतनी पढ़ सकते हैं। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को कवर कर रहे हैं साइंस टेक में जितनी हम कर सकते हैं, है ना। अब एक जो संस्था है वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर,
है ना। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंपॉर्टेंट है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका हेडक्वार्टर जो है वो थुम्बा में है बेसिकली, है ना, तिरुवनंतपुरम में है। और भारत में जो है ये बेसिकली रॉकेट बनाने वाली जो है सबसे प्रमुख संस्था है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और भारत में जितने भी रॉकेट्स बनते हैं तो उसके इसरो की ये मुख्य संस्था जो रॉकेट बनाने का काम करती है। और भारत में आपने जितने भी रॉकेट्स के नाम सुने होंगे, चाहे वो SLV 379 वाला हो, है ना, SLV 3 1979 वाला हो, उसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया था। इसके अलावा ASLV, है ना, ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 1987 में आया था, वो भी इन्हीं ने बनाया था। इसके अलावा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 93 में आया था, वो भी इन्होंने बनाया था। जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो 2001 में आया था, वो भी इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने बनाया था। इसके अलावा जो GSLV MK1 MK2 ये सारे जो 17 में बने थे, ये भी इन्होंने बनाया था। और अभी जो बेसिकली चर्चा में चल रहा है गगनयान, है ना, गगनयान 2020-21, गगनयान 2020-21, ये भी गगनयान भी जो है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये GSLV MK2 और MK3 ये भी इन्हीं ने बनाया 2017 में, याद रखेंगे आप, है ना। तो डॉक्टर कलाम के द्वारा जो है ये SLV-3 को पहली बार विकसित किया गया था। SLV-3 का जो प्रयोग है वो मिसाइल में होता है, इसको इसलिए मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है कलाम साहब को। और उन्होंने पहली बार SLV-3 बनाई थी। MPPSC ने 2018 के मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि अटल आपके APJ कलाम के योगदान को बताइए 6 मार्कर में, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी थी। तो जो डॉक्टर कलाम ने ही SLV-3 को विकसित किया था, इसका प्रयोग मिसाइल में होता है, इसीलिए उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और ये SLV-3 जो है वो पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। करीब 60 मिसाइलों को लॉन्च किया था डॉक्टर APJ कलाम ने, है ना। 60 मिसाइलों को लॉन्च करने के बाद वो इस स्तर पर पहुँचे थे। अब जो है अगला पॉइंट है वो है इसरो सैटेलाइट सेंटर। इसरो सैटेलाइट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो सैटेलाइट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, है ना। इसमें पॉइंट बना के आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो की यह संस्था इसरो के अंतर्गत जितने भी उपग्रह आते हैं, सैटेलाइट आते हैं, उनका विकास करती है। जैसे आपने सुना होगा आर्यभट्ट का नाम 19 अप्रैल 75 में छोड़ा गया था। तो ये जो 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था, आपको ये बता दें कि ये इसरो सैटेलाइट सेंटर के द्वारा छोड़ा गया था। इसके अलावा जो भास्कर छोड़ा गया था 77 में, है ना, भास्कर छोड़ा गया था 1977 में, है ना, ठीक 2 साल बाद आर्यभट्ट के। आर्यभट्ट 75 में छोड़ा गया था और उसके बाद 77 में भास्कर छोड़ा गया था। और ठीक 2 साल बाद जैसे ही भास्कर छोड़ा गया था इसरो सैटेलाइट सेंटर के द्वारा, तो फिर यहाँ पर जो है रोहिणी छोड़ेगी, तो रोहिणी सीरीज छोड़ी गई थी 79 में, है ना। तो पहले आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, उसके बाद रोहिणी। और इसके जस्ट बाद में इसरो सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जो है वो एप्पल छोड़ा गया था। ये पूछा हुआ है MPPSC ने, है ना, करीब 2012-13 के एग्जाम पूछा हुआ है। तो ये एप्पल 1981 में छोड़ा गया था। इसके बाद जो IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग, जो इस बार मेंस में भी क्वेश्चन था, इंडियन रिमोट सेंसिंग जो 1988 में छोड़ा गया, 1988 में इंडियन रिमोट सेंसिंग इन 1988 में छोड़ा गया। इसके अलावा एक और छोड़ा गया था सोर्स करके, SRRS, है ना, ये 87 में छोड़ा गया था, SRRSS, है ना, सोर्स, ये 87 में छोड़ा गया था, सोर्स, है ना, सोर्स। हालांकि ये उतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको याद रखना सोर्स ये 87 में छोड़ा गया था। तो कुल मिलाकर के अब समझने का प्रयास ये करेंगे कि भारत में कौन कौन से अभियान इस दिशा में काम कर रहे हैं और कौन कौन से अभियानों को यहाँ पे छोड़ा गया है। मैंने मुख्य तौर पे आपको बताने की कोशिश की कि जो इसरो सैटेलाइट सेंटर है उसके द्वारा आर्यभट्ट छोड़ा गया 75 में, 2 साल बाद भास्कर छोड़ा गया 77 में, 79 में रोहिणी छोड़ा गया, एप्पल 81 में छोड़ा गया, क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ा रहे हैं हम, सोर्स छोड़ा गया जो रोहिणी सीरीज का ही पार्ट था 87 में, और इंडियन रिमोट सेंसिंग छोड़ा गया 88 में। इसके अलावा इंडियन रिमोट सेंसिंग के अलावा जो और भी चीज़ें छोड़ी गई उसमें ओशियन सेट 99 में छोड़ा गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा सत्यभामा सेट पूछ लिया था MPPSC ने, तो इनका कोई भरोसा नहीं कहाँ कौन सा सेट पूछ लें, इसलिए आप भैया सब तैयार करके जाओ, अच्छे से तैयार करके जाओ। तो ये ओशियन सेट छोड़ा गया, ओशियन सेट छोड़ा गया, ये 1999 में ओशियन सेट छोड़ा गया। इसके जस्ट बाद में TEC छोड़ा गया 2001 में, TES छोड़ा गया 2001 में, TES छोड़ा गया 2001 में। इसके बाद जो है रिसोर्स सेट छोड़ा गया 2003 में, रिसोर्स
रिसोर्स सेट छोड़ा गया 2003 में, रिसोर्स सेट 2003 में छोड़ा गया। इसके बाद कार्टो सेट छोड़ा गया 2005 में, कार्टो है ना, कार्टो सेट छोड़ा गया 2005 में। और सारे ये जो इसरो स्पेस सेंटर है इसके माध्यम से जितने भी अभियान छोड़े गए उनका एकमात्र लक्ष्य यही था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। चंद्रयान 1 8 में छोड़ा गया, मंगलयान 13 में छोड़ा गया है ना, एस्ट्रोसैट जो है 2015 में छोड़ा गया, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया, हमने डिस्कस किया था। और अभी कार्टोसैट 3 जो है वो 27 नवंबर 2019 को छोड़ा गया। भारत में टीके अनुराधा को सैटेलाइट वुमेन या स्पेस गर्ल के नाम से जाना जाता है और पहली महिला है जिनकी ये चेयरपर्सन भी रही है इस संस्था की।